हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करूंगी। जब मैं बैंकिंग एस्पिरेंट थी और जब मैं फुल फ्लेज बैंकिंग की ही प्रिपरेशन करती थी, इससे पहले भी मैंने डेली रूटीन की ही वीडियो डाली थी। बट उस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था कि जब मैं कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन कर रही थी तब मेरा क्या रूटीन रहता था। बट इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जब मैंने फुल फ्लेज बैंकिंग की ही प्रिपरेशन करी थी तब मेरी क्या टू डू लिस्ट रहा करती थी, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। अब मैं आप लोगों को एक बात ये भी बता दूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता कि हम डेली एक ही रूटीन को फॉलो करते हैं। अगर आपसे ऐसा कोई कहता है कि हाँ हम तो एक ही रूटीन को डेली बेसिस पे फॉलो करते थे, तो ये सरासर झूठ है। लाइक आप खुद ही सोचो, आप क्या एक रूटीन को डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपकी लाइफ बोरिंग हो जाएगी, आपकी प्रिपरेशन जर्नी एकदम बोरिंग हो जाएगी। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एक ऐसा रूटीन था जो मैं डेली बेसिस पे फॉलो करती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं आपको अपनी सारी टू डू लिस्ट दिखाऊंगी। जो भी मेरी टू डू लिस्ट मैं प्रिपेयर करती थी जब मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट थी, तो वो सब मैं आपको स्क्रीन पे साथ के साथ शो करती रहूँगी, क्या क्या मेरी टू डू लिस्ट रहा करती थी। एंड साथ ही साथ एक आइडियल एक टू डू लिस्ट जो आपकी होनी चाहिए, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी अभी इस वीडियो में ही। तो मैं आप लोगों से ये भी कहूँगी कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, कुछ हेल्प होती है आपकी मेरी वीडियोस से, तो आप वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करो। उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है आपको इसी तरीके से गाइड करने की। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू होते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करो। तो शुरू करते हैं। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा जो ये डेली रूटीन रहता था ना, ये थोड़ा सा हैक्टिक रहता था, क्योंकि अब मैंने सोचा था कि अब मुझे 100% देना है अपना। क्योंकि इससे पहले जब मैंने प्रिपरेशन करी थी, वो कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करी थी, तो धीरे धीरे प्रिपरेशन करते रहने से मुझे एक ये पता चल गया था कि मैं कहाँ कहाँ पर गलतियाँ कर रही हूँ, मुझे कौन सी गलतियों को रिपीट नहीं करना है। एंड ये चीज़ भी मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस एक वीडियो में शेयर करा है, जिसमें मैंने आपको बताया है 4 मिस्टेक्स जो मुझे पहले साल मेरी प्रिपरेशन के दौरान मुझे पता चली, बट उनको फिर मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हो उसको। तो अब मैंने जब प्रिपरेशन शुरू करी थी ना, तो तब मैंने सोच लिया था कि मुझे 100% देना है। मैं स्क्रीन पर ही आपको अपनी टू डू लिस्ट दिखा दूँगी, तो आपको पता चलेगा कि हम अपना डेली रूटीन को एक ही तरीके से फॉलो नहीं कर सकते। डेली बेसिस पे हमें एक अलग डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। एंड जब भी हम टू डू लिस्ट प्रिपेयर करते हैं ना, तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। लाइक आप कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, आपके पास कितना टाइम है पूरे दिन भर में पढ़ने के लिए, आपको कितने ब्रेक्स की ज़रूरत रहती है। हर पर्सन की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। आपने कितना ऑलरेडी पढ़ चुका है, लाइक आपने प्रीलिम्स का पढ़ लिया है, या प्रीलिम्स और मेंस की आप एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, या आपको डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ना है, या फिर आप एक अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर भी ऐड करना पड़ेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारे टू डू लिस्ट प्रिपेयर करने के दौरान। तो मैं आपको एक ऐसा टू डू लिस्ट नहीं बता सकती कि जो मैं फॉलो करती हूँ और वो आप भी फॉलो करो। आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी। मेरी डेली बेसिस पे अलग टू डू लिस्ट हुआ करती थी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मेरी क्या क्या डेली रूटीन रहता था, क्या मैं टू डू लिस्ट किस तरीके से प्रिपेयर करती थी। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि जब आप डेली रूटीन के लिए अपना टू डू लिस्ट बनाओगे, तो आपको उसके लिए एक अलग से एक नोटबुक प्रिपेयर कर लेना, जिसमें आप डेली बेसिस पे लिखोगे। तो मेरे घर की लाइट चली गई है, थोड़ी सी लाइट में आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप, ठीक है। एंड तो आपको मेरी टू डू लिस्ट, जैसे कि मैं स्क्रीन पर आपको ये भी दिखाऊंगी कि जब मैं प्रिपरेशन करती थी, तो आपको ना ये नहीं सोचना कि आपके कितने पेन खर्च हो रहे हैं, आपके कितने नोटबुक्स खर्च हो रही हैं। और नोटबुक्स आपको एक ऐसी नोटबुक लेनी है जिसमें आप A4 शीट्स हो, क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना, तो तब आपको A4 शीट्स ही मिलेंगी। तो अगर आप उनसे ऑलरेडी कंफर्टेबल हो गए अपने प्रिपरेशन के दौरान ही, तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपको वहाँ कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रीजनिंग के टाइम पे तो आपको A4 शीट्स ही इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मैं अब आपको एक ऐसा आइडियल रूटीन बताती हूँ जो आपको सेट करना चाहिए, ठीक है। आपको किस तरीके से अपना रूटीन बनाना चाहिए जब आप प्रिपरेशन करते हो।
सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप प्रिपरेशन की कौन सी स्टेज पर हो। क्या आप एकदम बिगिनर हो? अगर आप बिगिनर होते हो तो तब आपको मैं सजेस्ट करूँगी आप प्रीलिम्स का ही पढ़ो, क्योंकि कई बार आपको काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको प्री और मेंस दोनों का साथ में पढ़ना है। आपको ज़रूर प्री और मेंस साथ में पढ़ना चाहिए, लेकिन तब जब आपको अपने सिलेबस की समझ हो, आपको पता हो आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको ये सब पता हो कि मैंने प्री में कितना पढ़ लिया है, प्री में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या नहीं। जब आपका प्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको प्री और मेंस को एक साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आपका प्री का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है और साथ में आप मेंस डाल रहे हो तो आपको ना प्री पढ़ पाओगे ना मेंस पढ़ पाओगे। ठीक है, तो पहले आपको 1 से 2 महीना सिर्फ और सिर्फ प्री के ही पढ़ना है। जब आपका प्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको मेंस के लिए पढ़ना है। और ऐसा नहीं है फिर आप बिल्कुल मेंस पे स्विच हो जाओगे, आपको डेली प्री के मॉक्स देने हैं और मेंस की प्रिपरेशन करनी है। इस तरीके से आपको डेली रूटीन आपको ना सेट करना चाहिए। अब मैं आपको एक आइडियल रूटीन बताती हूँ कि आपको किस तरीके से आपको टू डू लिस्ट अपनी प्रिपेयर करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं उठती थी 5 बजे। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप भी 5 बजे उठ जाओ, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी आप जितने भी बजे उठते हो, आप उठते ही ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एकदम पढ़ने बैठ जाते हो। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी उठ के आप थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी किया करो, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लाइक 10 से 15-20 मिनट के करीब आप कर सकते हो। और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस डेली रूटीन वाली वीडियो में बताया था कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करो, आप उस दौरान अपने आप को ये सारी बातें बोला करो कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ, क्या चाहिए मुझे पढ़कर, और अपनी लाइफ के बारे में आप अपने आप से ही डिस्कस किया करो। जब आप इस तरीके से करोगे ना तो ये आपको एक मोटिवेट करने का काम करेगा। आप खुद से मोटिवेट होगे, आपको डेली अपने आप को बताना है कि वाई आप ये सब कर रहे हो। जैसे मैं करती थी तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसती थी। कोसना मतलब कि मैं अपने आप से बोलती थी कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अब तक मेरी जॉब नहीं लगी है, एंड ठीक है अगर मुझे प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो उसके लिए मेहनत भी तो उतनी करनी पड़ेगी ना, दिन भर में मुझे अपना 100% देना पड़ेगा। इस तरीके की बातें मैं अपने आप से करती थी। तो ऐसा करके मुझे कहीं और से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी, क्योंकि मैं डेली अपने आप को मोटिवेट करती थी उस टाइम पीरियड में जब मैं अपने आप से बातें करती थी। एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने के बाद आपको एक रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि आपको ये तो पता होना कि आपका कितना बड़ा रास्ता है, कितना रास्ता आपने कंप्लीट कर लिया है, कितना रास्ता आपको और करना है। तो एक पाथ की अगर आपको जानकारी होगी, आपको इतना पता होगा कि आप डेली आप क्या क्या पढ़ रहे हो और कितना पढ़ चुके हो, पास्ट में आप जितना भी पढ़ चुके हैं आपको वो सब याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है आज पढ़ लिया कल भूल गए, फिर कल पढ़ लिया परसों भूल गए, ये नहीं होना चाहिए। आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना चाहिए। प्रिपरेशन के दौरान 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पहली कंसिस्टेंसी और दूसरी रिवीजन। रिवीजन करते वक्त आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड रिवीजन करना है। जैसे कि क्वांट में आपको स्क्वायर्स क्यूब्स वगैरह रिवाइज करने हैं। आपको ये देखना है कि क्या आप अपने डेली टारगेट्स को कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और आपका अर्थमेटिक का पोर्शन कितना कंप्लीट हो गया है, कितना और रह रहा है, आज के दिन मुझे कितना कंप्लीट करना है, ये सब आपको रिवीजन के टाइम पर देखना है। और इंग्लिश के टाइम पे आपको वोकैबलरीज पढ़नी है, डेली बेसिस पे आपको वोकैबलरीज रीड करनी है। और रीडिंग देखनी है कि आप रीडिंग कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए कर पा रहे हो डेली बेसिस पे। सिर्फ रीडिंग से काम नहीं बनेगा, रीडिंग करते वक्त आपको वो सारी चीज़ें समझनी भी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये सब आप रिवीजन के दौरान देखोगे। जनरल अवेयरनेस में जब आप रिवीजन करते हो तो मैं जो है वो इस तरीके से रिवीजन करती थी कि मैं ट्यूसडे को मंडे का करती थी, और वेंसडे को ट्यूसडे का करती थी, थर्सडे को वेंसडे का करती थी, और इस तरीके से फिर जब संडे आता था तो फिर पूरे 6 दिन का करती थी, लाइक मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। इन 6 दिन का मैं एक साथ संडे को एक बार फिर से रिवाइज करती थी। तो इस तरीके से मेरा जनरल अवेयरनेस डेली बेसिस पे रिवाइज होता रहता था। उसके बाद जब आप एक बार फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, फिर आपको जो है एक मॉक लिखना चाहिए सुबह सुबह ही, क्योंकि सुबह सुबह माइंड एकदम फ्रेश होता है। और हम एक बार मॉक लिख लेते हैं
तो उसके बाद का जो हमारा रूटीन होता है ना, वो फिर हमारा पढ़ने में निकलता है, फिर हम मॉक्स नहीं लिखते। लाइक 8 से 9 आपका ब्रेकफास्ट चलेगा, और उसके बाद जब 9 से 10 बजे का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें आप अपना मॉक्स को एनालाइज करोगे कि आपने जो पहले मॉक दिया था उसमें आपके कहाँ कहाँ पर गलतियाँ आई हैं, आपने कितने क्वेश्चंस करे हैं, कितने क्वेश्चंस आपको उस टाइम पीरियड में करने चाहिए थे। ये सारी चीज़ें आप देखोगे। अगर आपको मॉक्स एनालाइज करने नहीं आते हैं तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगी कि मतलब मैं किस तरीके से मॉक्स को एनालाइज करती थी। क्योंकि ये क्वेश्चन शायद मेरे मन में भी जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो शुरुआती दिनों में मेरे मन में बहुत आता था कि मॉक्स को एनालाइज कैसे करते हैं। मॉक्स को एनालाइज करने के बाद आपको जनरल अवेयरनेस की वीडियोस देखनी होगी और रीडिंग के सेशन रखने होंगे। जैसे मैं रखती थी, एक बार मॉक्स एनालाइज कर लिया, उसके बाद 11 से 12 के करीब का कुछ जनरल अवेयरनेस की वीडियो देखती थी, उसके बाद 12 से 1 के करीब मैं रीडिंग करती थी। मतलब 1 घंटे में हम इंग्लिश के लिए कैसे प्रोडक्टिव हो सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से, जैसे कि 20 मिनट हम एक मॉक दे सकते हैं, सेक्शनल मॉक्स जो होते हैं इंग्लिश का, एक 20 मिनट का वो दे दिया, उसके बाद आप 20 मिनट रीडिंग करने में लगाओ, और फिर जो 20 मिनट बचता है उसमें आप अपने ग्रामर्स के रूल्स को रिवाइज कर सकते हो। आपको ग्रामर्स के रूल्स रीडिंग करने से पहले रिवाइज करने चाहिए, और फिर जब आप रीडिंग करो तो उन्हीं रूल्स को अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने रीडिंग स्किल्स के ऊपर भी एक वीडियो डाली है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अगर आप उस टेक्निक को अप्लाई करते हो तो आपको रीडिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगी। आपने जब आप इतना कुछ पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको फिर थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होगा ना, तो आप थोड़ा सा लंच कर लेना, उसके बाद स्लीपिंग कर लेना, सो जाना मतलब कि। एंड फिर जब आप उठते हो तो अगेन आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है, तो तब वहाँ पे आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जो आपको प्रिपरेशन के दौरान बहुत हेल्प करती है, जैसे कि स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स में आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन, नंबर सीरीज के क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स वाले होते हैं वो करने चाहिए स्पीड मैथ्स के पोर्शन के दौरान। एंड कैलकुलेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। कैलकुलेशन की भी मैंने एक वीडियो डाली है कि मतलब कैलकुलेशन आपको किस तरीके से करनी चाहिए जिससे कि आपकी स्पीड इंक्रीज होती है। उसका लिंक भी मैं दे ही दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वैसे तो आप मतलब सर्च करके भी देख सकते हो। मैथ्स कर लोगे ना, उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम अपना हाई लेवल DI पर भी देना चाहिए, क्योंकि वैसे तो हाई लेवल DI प्रीलिम्स में नहीं मिलता। हाई लेवल DI आपको सिर्फ मेंस के टाइम पे मिलेगा या PO के टाइम पे मिलेगा। तो DI के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को DI में प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती थी, क्योंकि हम लोग ना एक हायरार्की को फॉलो ही नहीं करते हैं। हमें DI को करते वक्त एक हायरार्की फॉलो करनी चाहिए कि पहले आप क्लर्क की प्रीलिम्स वाली कर लो सारी की सारी, उसके बाद आप PO की प्रीलिम्स वाली कर लो सारी, फिर आपका थोड़ा सा लेवल बन जाएगा, आपको करनी आ जाएगी, DI समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आप क्लर्क की मेंस वाली उठाओ, जितनी ज़्यादा आप कर सकते हो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लो। उसके बाद आप PO के मेंस वाली उठाओ। जो सबसे हार्ड होती है वो होती है SBI PO मेंस वाली और IBPS PO मेंस वाली। आप सबसे पहले अगर उन्हें ही उठा के बैठ जाओगे तो आपसे DI होएगी नहीं ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपको एक हायरार्की इस तरीके से फॉलो करनी चाहिए। आप पहले क्लर्क उठाओ, उसके प्री उठाओ, फिर मेंस उठाओ, तो इस तरीके से आपको DI करने में ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी, आपसे होंगी भी। और जब हमसे क्वेश्चंस होते हैं तब तो हमें अच्छा ही लगता है पढ़ना, गुस्सा तो तभी आता है ना जब क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। फिर जब आप मैथ्स को इतना टाइम दे दोगे, फिर आपको रीजनिंग को भी देना है। तो रीजनिंग हमें लगता है ना कि हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग होती भी है। प्रीलिम्स के अगर हम मार्क्स देते हैं तो उसमें हमारे काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको अपनी मेंस स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताया था कि जब हम मेंस का पेपर देते हैं ना, तो मेंस के पेपर में जो हम सबसे ज़्यादा मार्क्स फेच करते हैं वो आते हैं हमारे इंग्लिश से और जनरल अवेयरनेस से। और जो रीजनिंग और क्वांट का सेक्शन है उसमें हम चाहे कितनी ही मेहनत कर लें, उसमें हम एक लिमिटेड अमाउंट तक ही हमारे नंबर आ सकते हैं। तो आप कभी भी ये मत सोचा करो कि मेरी रीजनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन स्टिल आपको उसमें काम करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है।
ठीक है। तो मैं 2 घंटा रीजनिंग को ज़रूर देती थी। अब 2 घंटे में मैं कुछ इस तरीके से दे लेती थी कि 1 घंटा मैं अपना कुछ मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चंस होते थे, और रीजनिंग में मैं प्रेफर करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्विजेस दूँ, क्योंकि रीजनिंग में मुझे लगता है कि अगर हम एक टाइम पीरियड के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ नॉट अ बिग डील, क्वेश्चन को उस टाइम पीरियड में सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो रीजनिंग में मैं पढ़ते वक्त सिर्फ और सिर्फ क्विजेस देती थी। जो मिनी क्विजेस होते हैं आप वो दे सकते हो, आपको सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे मिनी क्विजेस मिल जाएंगे। 15 मिनट में आपको 10 से 15 क्वेश्चंस मिल जाते हैं उसमें, और फिर आप वो कर सकते हो। तो मैं रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ क्विजेस देती थी, उनको एनालाइज करती थी, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही क्विजेस में देती थी। तो इस तरीके से रीजनिंग का हो जाता था। उसके बाद रात में मैं थोड़ा सा टाइम जो है अपना यूट्यूब पे वीडियो देखने में भी लगाती थी, क्योंकि यूट्यूब मुझे लगता है एक मात्र ऐसी चीज़ है जो हमें प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्प करती है। लाइक हमें लगता है ये फ्री है, बट हमको इसको यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। हम कौन से सोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं, कौन से टीचर को फॉलो करना है, ये भी एक आर्ट होती है। अगर आप पूरे टाइम एक गलत टीचर को फॉलो कर रहे हो तो वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है। अब कौन से टीचर को फॉलो किया था ये मैं नहीं बता सकती, बट आप जब प्रिपरेशन करते हो ना तो यूट्यूब पे वैसे तो आपको फ्री रिसोर्सेज मिल जाते हैं, लेकिन ये भी देख लिया करो कि क्या आप जो रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हो वो सच में ऑथेंटिक है या नहीं। क्या आप जिन भी टीचर से पढ़ रहे हो उन्हें कुछ एक्सपीरियंस है बैंकिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, या जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट करते हो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आप उनसे पढ़ा करो, ठीक है। और फिर यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद फाइनेंशियल अवेयरनेस मैं रात में पढ़ती थी, और सिर्फ मैं वीडियो देखती थी। लाइक लेटे लेटे थोड़ा सा वीडियो देख लिया और फिर मेरा दिन ख़त्म हो गया। इस तरीके से मैं टू डू लिस्ट को प्रिपेयर करती थी। अब अगेन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसी टू डू लिस्ट को फॉलो करो। मैं आपको अपनी काफ़ी सारी टू डू लिस्ट दिखा रही हूँ इसी स्क्रीन पर, ठीक है। आप सारे टू डू लिस्ट को पॉज करके देखो, उनको समझने की कोशिश करो कि एग्ज़ाम्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। आप कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, आपके पास कितना टाइम है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, जैसे कि आपको मेरी दिख रही होंगी, ठीक है। और किसी और की टू डू लिस्ट को कभी फॉलो मत करो। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, कभी भी आप किसी और को कॉपी करो ही मत। अगर आप किसी और को कॉपी करते हो तो आप अपने में क्या इम्प्रूवमेंट देख सकते हो? फिर तो वही हो गया ना कि जो वो कर रहा है वही आप कर रहे हो। आपको ये नहीं करना, आपको अपने आप को अपनी रिक्वायरमेंट्स समझनी पड़ेगी। आप किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, किस में ज़्यादा वीक हो, ये सब समझकर आपको अपनी खुद से टू डू लिस्ट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो ये सारी जो मैं अपनी नोट्स दिखा रही हूँ, अपनी टू डू लिस्ट दिखा रही हूँ, ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए आप इन्हें इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं है आप बिल्कुल डिक्टो यही टू डू लिस्ट फॉलो करने लग जाओ, ठीक है। ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है, क्योंकि रेफरेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। हमें समझ में ही नहीं आता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो इस वजह से मैं आपको ये दिखा रही हूँ। एंड अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ, और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। आप बस वीडियो देखते हो और निकल जाते हो, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, एंड पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करो प्लीज़। इट्स अ रिक्वेस्ट ही करनी पड़ेगी, करते ही नहीं हो आप लोग। चलो ठीक है, बाय।